नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने स्क्रीटरी सिस्टम पर थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था। आज बारी है स्क्रीटरी सिस्टम पर एमसीक्यू करने की। इस एमसीक्यू सेशन में आज हम आपसे सवाल पूछेंगे। सवालों की संख्या 10 होगी और इन 10 सवालों में कितने सवाल आपसे बनते हैं ये आप तय कीजिएगा, या कितने जवाब आप नहीं कर पाते हो उसके लिए आज हमने एक विशेष व्यवस्था की है। प्रत्येक सवाल एक बार तो हम आपसे पूछेंगे और जब सारे 10 के 10 सवाल हो जाएंगे तो उस प्रत्येक सवाल का हम डिस्कशन भी लिखेंगे। क्यों, इसका उत्तर ये होगा बच्चों, माध्यम लिखने का हिंदी होगा। जहाँ भी आपको समझ ना आए तो जब ये क्लास हमारी लाइव हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उसकी अंग्रेजी पूछिएगा, हम आपको समझा देंगे। स्क्रीटरी सिस्टम मनुष्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम पर कैसे सवाल आते हैं, खासकर नीट की परीक्षा में, पीएनएसटी की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, आज उन कुछ सवालों का कलेक्शन हमने किया। इन सवालों में आपको ये देखना है कि क्या आपकी तैयारी स्क्रीटरी सिस्टम पर पूर्णतः पूरी है, और यदि आपसे वो उत्तर बनते हैं तो समझिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है। और यदि तैयारी नहीं है तो जो भी आपके पास साधन हो, जो भी बुक्स हो या हमारे इसके पहले वाले थ्योरी का सेशन हो, उसकी सहायता से आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो चीज़ आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जब आप टाइप करेंगे तो उसका जवाब हम आपको लाइव क्लास में देंगे, और यदि लाइव क्लास में नहीं दे पाए तो हम उसका अलग से वीडियो बना करके एक लेक्चर उसके लिए तैयार करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि स्क्रीटरी सिस्टम के थ्योरेटिकल डिस्कशन, सुपरफिशियल थ्योरेटिकल डिस्कशन हम कर चुके हैं, और आपसे कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि आप इसकी थ्योरी को अपनी किताब के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा। अब बारी है आपसे सवाल पूछने की या आपके सामने सवाल रखने की। तो आज पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है स्क्रीटरी सिस्टम से, और यह सवाल नीट की परीक्षा में 2019 में, एसएससी की परीक्षा में 2018 या 17 में पूछा गया। पहला सवाल देखिए। पहले सवाल पर हम कह रहे हैं सांद्रित मूत्र यानी कंसंट्रेट यूरिन, कंसंट्रेट यूरिन, ऐसा यूरिन जिसमें पानी की मात्रा कम हो। प्रश्न को हम समझा रहे हैं, समझ करके उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कठिन है। कंसंट्रेट यूरिन के निर्माण के लिए, कंसंट्रेट यूरिन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक, निम्न में से कौन सा कारक या फैक्टर उत्तरदायी है। नीट की तैयारी कर रहे बच्चे, जब आप स्क्रीटरी सिस्टम को पढ़िए तो पूरी थ्योरी को एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो या कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो पूरी किताब को अच्छी तरह से सीख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए।
एक लाइन उतना पढ़िए जितने में आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको समझाएंगे। हम कह रहे हैं कंसंट्रेट यूरिन हमें बनाना है। कौन सा फैक्टर उत्तरदायी है, कैसे कंसंट्रेट यूरिन हो जाए, जिसमें ऐसा यूरिन जिसमें पानी की मात्रा कम हो। देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा ए ऑप्शन दे रहे हैं गुच्छी निश्चंद, गुच्छी निश्चंद, इसको ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट के दौरान ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट माने ग्लोमेरुलस के में जब यूरिन छन रहा हो, जो उसका छनित है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के दौरान हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थैतिक दाब, ये पहला ऑप्शन। क्या ये कारक काम करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करे और यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो जाए। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन दे रहे हैं किडनी के या वृक्क के हिंदी में लिखे देते हैं, अंग्रेजी बता देंगे। किडनी के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ हाइपर मतलब अति, हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनाए रखना। अब इस ऑप्शन से आप डरिए नहीं, ये किडनी के कुल मिलाकर के इंटरनल भाग में या किडनी के अंदर के भाग में अत्यधिक प्रेशर बना रहे, अत्यधिक ऑस्मोटिक प्रेशर रहे, कुल मिलाकर के ये कह रहा है। आप उसके लिखने पर ज़्यादा मत जाइए। किडनी के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनाए रखना। सी ऑप्शन दे रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी, यह हार्मोन आपने पढ़ा होगा, डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर जो हमारे शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनता है उसका लो लेवल हो जाए। क्या ये कारक प्रभावित करेगा कंसंट्रेट यूनिट बनाने के लिए? और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि ग्लोमेरुलस कहाँ है? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। इसकी रचना इसके पहले के थ्योरी के सेशन में हमने बताया था। ग्लोमेरुलस द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का स्राव, इरिथ्रोपोइटिन का, बच्चों सवाल वो रखते हैं आपके सामने जो या तो परीक्षा में पूछे गए या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है।
देखिए, परीक्षा में जो सवाल आते हैं निश्चित मानिए वो कठिन होते हैं, क्या करें। सरल सवाल यदि हम पूछते हैं आप बहुत जल्दी उसका उत्तर करो, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, परीक्षा में पेपर बनाने वाले सरल नहीं बनाते। पहला सवाल हमने लिखा, कंसंट्रेट यूनिट के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। जरा दिमाग पर एक्सरसाइज करिएगा। क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के दौरान हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम कर रहा है? क्या किडनी के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ हाइपर ऑस्मोलिटी बनाए रखना है? क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर है? क्या ग्लोमेरुलस द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का स्रावन है? चलिए, इसको हम थ्योरेटिकल आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लिख करके समझाने की कोशिश करेंगे। और एक पेज हमने लगाया है, इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन। यहाँ पर लिख करके पूरी बात हम आपको देंगे, ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो आपके समझ में ये आए कि क्यों इसका उत्तर ए है, क्यों इसका उत्तर बी है, क्यों इसका उत्तर सी है अथवा डी है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल, हीमोडायलिसिस, समझ गए होंगे, कुल मिलाकर डायलिसिस की ही बात कर रहे हैं। हीमोडायलिसिस यूपीएससी का सवाल। हीमोडायलिसिस, इसको हिंदी में रक्त अपोहन कहते हैं, के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग, आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, डायलिसिस करते हैं तो एक मशीन लगाते हैं, वो वही काम करती है जो हमारी किडनी करती है। तो जो मशीन हम लगाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल किडनी कह रहे हैं। हीमोडायलिसिस के दौरान आर्टिफिशियल किडनी के उपयोग के परिणाम स्वरूप अब बोलो साहब, ए ऑप्शन दे रहे हैं, हीमोडायलिसिस में जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, ये हम आपको ऑप्शन में दे रहे हैं। नाइट्रोजनस अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कि जठर मतलब गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल आंतरी रास्ते से, पथ से कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है। और बच्चों, डी ऑप्शन दे रहे हैं, आरबीसी उत्पादन में
कमी आती है। प्रैक्टिकल सवाल है, यूपीएससी ने पूछा। हीमोडायलिसिस हो रही है, ब्लड की सफाई हो रही है, आर्टिफिशियल किडनी जो लगती है उसमें नुकसान क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। जिसकी बार बार डायलिसिस होती है, नुकसान क्या होता है बच्चों। सामान्य सा सवाल, लेकिन सोचने पर आपको ये सवाल मजबूर करेगा। इसका भी डिस्कशन हम इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन पर लिखें। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन। 2019 में नेट में, एसएससी में, पीएनएसटी में और पीएससी में यह सवाल पूछा। तीसरा सवाल, स्तंभ फर्स्ट, 2 स्तंभ देंगे। स्तंभ फर्स्ट को एक स्तंभ दूसरा होगा, स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए, और नीचे दिए गए विकल्पों में पूरी थ्योरी है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, कॉलम या स्तंभ ए, या इसको फर्स्ट कह लें, और कॉलम सेकंड। अब इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं। ए, कॉलम ए पर लिख रहे हैं ग्लाइकोसूरिया, पढ़ा होगा आपने, ग्लाइकोसूरिया। इस कॉलम में लिख रहे हैं बच्चों, जोड़ों में या ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड का जमा। बी लिख रहे हैं गाउट, ये भी एक रोग। यहां पर दूसरा लिख रहे हैं ब्रिक में या किडनी में क्रिस्टलाइज साल्ट के पिंड, क्रिस्टलाइज साल्ट के पिंड। क्या इसका ये मतलब है गाउट? क्रिस्टलाइज साल्ट माने नमक के छोटे छोटे, लवण के छोटे छोटे टुकड़े। सी पॉइंट लिख रहे हैं रीनल कैलिकुलाई, जिसको आप ब्रिक की पथरी या किडनी की पथरी कहते हैं। ब्रिक की पथरी, इसके सामने लिख रहे हैं ग्लोमेरुलस में प्रदाहकता, मतलब ग्लोमेरुलस की क्या समस्या है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ब्रिक शोथ, और जिस पर चौथा लिख रहे हैं
मूत्र में ग्लूकोज का, यदि आपने एक मैच कर लिया तो सारे के सारे अपने में मिल जाएंगे। यदि आज आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से यह जवाब आपसे बनेगा। अब हम इसका उत्तर लिखे देते हैं। हम लिख रहे हैं ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। ए में लिख रहे हैं, ध्यान से आपके समझ में आना चाहिए, 2, 3, 1 और 4। यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सी में लिख रहे हैं थर्ड, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और 1। डी में लिख रहे हैं बच्चों फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, सही जोड़ी आपको मिलाना है। क्या इसका उत्तर ए सही है? क्या इसका उत्तर बी सही है? क्या इसका उत्तर सी सही है? क्या इसका उत्तर डी सही है? ग्लाइकोसीरिया का संबंध किससे है? गाउट का संबंध किससे है? वृक्क में हो रही पथरी, किडनी की जो स्टोन है, उसका संबंध किससे है? वृक्क में जो घाव हो रहा है, शोथ हो रहा है, उसका संबंध किससे है? आप सही जवाब कीजिएगा। लेकिन यदि समझ नहीं आएगा तो इस टाइम फॉर ए डिस्कशन, इसका भी आज उत्तर या थ्योरेटिकल डिस्कशन हम करेंगे। बच्चों, चौथा सवाल, यहां भी एक सवाल जो नीट के 2018 में पूछा गया, उस सवाल को भी हम चाहते हैं कि आप कर लें। संभावना है कि ये परीक्षा में फिर से वापस आए। यहां भी 2 कॉलम बनाएंगे, कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। दो कॉलम हैं, उनका मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा पेपर में था सवाल, ऐसे ही हमने लिखा है। कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कॉलम 1 की बात करते हैं और कॉलम 2 इधर लिख लेते हैं। यहां पर नंबर ए, बी, सी और डी डाल देते हैं। यहां पर जो नंबर है 1, 2, 3 और 4 डाल देते हैं। अब यहां पर देखते हैं आप मिलान सही करते हो कि नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्य का मिलान करना है, यहां पर बल्कि कार्य लिख दीजिए, वर्क, और ये उत्सर्जन तंत्र का भाग, उत्सर्जन तंत्र का भाग, मतलब कौन सा उत्सर्जन कौन सा कार्य करता है ये आपको पता है। ऐसा सोच करके ये सवाल नीट 2018 में पूछा। पहला अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
सामने लिख रहे हैं हेनले लूप, इसके पहले वाली थ्योरी में पढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का सांद्रण, इधर लिख रहे हैं मूत्र वाहिनी, अंग्रेजी में इसको यूरेटर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यानी मूत्र का अभिगमन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। यहां पर लिख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। सवाल सरल है, करना आपका काम है। और कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन और इस पर मैलपीजियन, मैलपीजियन ट्यूब्यूल, साथ में एक और यहां तो 4 हैं, ध्यान देखिएगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन। एक पचमा भी लिख दें, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ संचालित नलिका, कल पढ़ाया है। जो बाउमेंस कैप्सूल के पास नाली होती है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो बाउमेंस कैप्सूल से दूर होती है उसको डिस्टल कहते हैं। इधर 4 पॉइंट, इधर 5, मिलाना आपको है। फिर हम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। यहां ऑप्शन देने जा रहे हैं ए, बी, सी और डी। ए पर लिख रहे हैं 5th, 4th, 1st और 2nd। यहां पर लिख रहे हैं 4th, 1st, 2nd और 3rd। सी पर लिख रहे हैं 4th, इधर लिख रहे हैं 5th, इधर लिख रहे हैं 2nd, इधर लिख रहे हैं 3rd, और डी पर लिख रहे हैं 5th, इधर लिख रहे हैं 4th, इधर लिख रहे हैं 1st और इधर लिख रहे हैं। सही उत्तर कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का सांद्रण कहाँ होता है? यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? और यूरिन का कलेक्शन कहाँ होता है? ये 4 पॉइंट, 4 काम किडनी के किस भाग में होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। इट्स टाइम फॉर डिस्कशन यहाँ भी है बच्चों। 5वां सवाल, यह सवाल पीएनएसटी में, एसएससी में, रेलवे में भी पूछा गया। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, ध्यान से सवाल को सुनिएगा। ब्लड प्रेशर, या इसी बात को प्रेशर की जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, यानी आयतन, ब्लड का वॉल्यूम में कमी, में कमी, ध्यान से, के कारण किसका
के कारण किसका मोचन होता है? मोचन मतलब रिलीज, या कौन सी चीज बनती है? ब्लड प्रेशर घट जाए, कौन सी चीज बनेगी ये आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर बायलूम में कमी के कारण किसका मोचन होता है। क्या ये ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या ये रेनिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है? एट्रियल यूरेटिक कारक है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एल्डोस्टेरोन है? एल्डोस्टेरोन है। और क्या ये एडीएच है? क्या जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर घटता है या बायलूम में कमी आती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है या कौन सी चीज बनती है? कुल मिलाकर के ये बताना है। नहीं बनेगा तो इसका इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन पर भी शामिल करें। बच्चों, 6वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? कौन सा कथन उचित है? लिख रहे हैं कथन। पहला, हेनले लू की आरोही भुजा का मतलब एसेंडिंग की डिसेंडिंग, चढ़ती हुई है, अवरोही नहीं है, आरोही है, यानी एसेंडिंग हेनले लूप की एसेंडिंग आर्म जल के लिए या पानी के लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म या अवरोही भुजा, डिसेंडिंग आर्म जल के लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, हेनले लूप की एसेंडिंग आर्म जल के लिए पारगम्य है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, कि हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म
जल के लिए पारगम्य है। हमने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। उचित कथन बताना है, अंट संट न मानना। हेनले लूप को जो असेंडिंग जाती है वहां पर जल निकासी नहीं है, अपारगम्य है, जल घुस नहीं सकता। हेनले लूप की अवरोही भुजा जो नीचे उतर रही है जल के लिए पारगम्य है, या हेनले लूप की असेंडिंग आर्म जल के लिए पारगम्य है, या हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म जल के लिए पारगम्य है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे बच्चों। इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन। और 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। 7वां सवाल, नेफ्रॉन का वह भाग, कल डिस्कशन हुआ है नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण, या इसको री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है वह है, बोलो साहब क्या है? क्या वह बाउमेंस कैप्सूल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म है? क्या वह डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, या इसको आप कहोगे तो दूरस्थ संबलित नलिका है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है? अब यदि आपने एक एक लाइन को पढ़ा होगा तभी ये जवाब बनेगा। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण को या रीअब्जॉर्प्शन का कार्य करे वह बाउमेंस कैप्सूल है, हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। बच्चों इस सवाल का भी डिस्कशन करेंगे। इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन में 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर। स्तनधारियों में यानी मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल कौन सी रुधिर वाहिका सामान्य से, यूपीएससी में भी पूछा है इस सवाल को, रुधिर वाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया का वहन करती है।
सबसे ज़्यादा यूरिया ढोने वाली कौन सी ब्लड वेसल है? मैमल्स के केस में हम बता रहे हैं। ये यदि आप हॉस्पिटल या डायलिसिस के केस में गए होंगे, इस पर जरूर डिस्कशन हुआ होगा, नर्स ने, डॉक्टर ने ये बोला होगा, उसी का जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह लीवर वेन है या हेपेटिक वेन है? क्या वह, बी ऑप्शन पर जाना, क्या वह वृक्कीय सिरा है या रीनल वेन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह रीनल पोर्टल सिस्टम है? नहीं। क्या वह हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है? ये सब आपको 9th और 10th की किताब में मिल जाएंगे। यदि आप 11th 12th वाले बच्चे, यदि आप पूरे बुक को एक बार बांच लीजिए, एक बार पढ़ भर लीजिए, सारे उत्तर बन जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक को एक बार रीड भर कर लीजिए, आपके लिए नीट कठिन नहीं होगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है या डॉर्सल एओर्टा है? और ये नीट के 2016 में ये सवाल पूछा गया। मैमल्स में कौन सी रुधिरवाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया ढोती है, सबसे ज्यादा यूरिया रखती है? क्या वह हेपेटिक वेन है? क्या वह रीनल वेन है? क्या वह हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है? क्या वह डॉर्सल एओर्टा है? इसका भी डिस्कशन करेंगे। इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन में। और बच्चों, 9वां सवाल, मानव मूत्र आमतौर से एसिडिक होता है। ह्यूमन का जो यूरिन होता है, मानव मूत्र आम तौर से अम्लीय होता है। चलिए, सही है, क्योंकि मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय होता है। मध्य प्रदेश पीएससी का सवाल है। मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय होता है क्योंकि, ये ऑप्शन दे रहे हैं। उत्सर्जित या एक्सक्रीट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक इन नेचर, हेंस ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक। पहला लिख रहे हैं उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन, उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन अम्लीय होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम के एक्सचेंज से या विनिमय से अम्लता पैदा की जा सकती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से, सोचकर उत्तर कीजिएगा, सक्रिय रूप से निस्पंद से स्रावित होते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं
परिनलिकाकार कोशिकाओं में परिनलिकाकार कोशिकाओं में सोडियम ट्रांसपोर्टर प्रत्येक सोडियम आयन का विनिमय एक हाइड्रोजन आयन से कर देता है। विनिमय एक हाइड्रोजन आयन से कर देता है। सवाल को समझिए। मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय है। क्यों? क्योंकि उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन अम्लीय होती है। पोटेशियम और सोडियम के विनिमय से अम्लता पैदा की जाती है। हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निस्पंद से निकलते हैं। हाइड्रोजन आयन जो फिल्ट्रेट बनता है, निस्पंद जो बनता है, वो उससे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, इसलिए अम्लीय होता है। या परनलिकाकार कोशिकाओं में जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, सोडियम ट्रांसपोर्टर प्रत्येक सोडियम आयन का विनिमय एक हाइड्रोजन आयन से करता है। इस सवाल का भी जवाब इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन में हम लिखेंगे। बच्चों, आज के सेशन का एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लें। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ट्यूब्यूल, आपको हेनले लूप वाला एरिया दिखाया है, जो दूरस्थ नलिका है उसकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ संबलित नलिका में सोडियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। पुनरावशोषण बढ़ जाता है। बार बार सवाल को पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप निकलेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोडियम एब्जॉर्ब कहाँ होगा? दो पार्ट हैं। जो बाउमेंस कैप्सूल के पास है वो प्रॉक्सिमल है, जो बाउमेंस कैप्सूल के दूर है वो डिस्टल है। हम पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ संबलित नलिका में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है? ए, एल्डोस्टेरोन के स्तर के बढ़ने से। एल्डोस्टेरोन के स्तर के बढ़ने से। बी ऑप्शन दे रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हार्मोन्स के स्तर बढ़ने से। नीट का यह भी सवाल है, 2014 में पूछा गया था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्तर बढ़ने से एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्तर
घटने से। और डी ऑप्शन दे रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के स्तर के घटने से। 4 ऑप्शन दिया, निम्नलिखित में किसके द्वारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट में सोडियम का रेडिएशन बढ़ेगा? एल्डोस्टेरोन के स्तर के बढ़ने से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्तर बढ़ने से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्तर घटने से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्तर घटने से। तो ये था 10वां सवाल। अब आपने इनके उत्तर लिख लिए होंगे। इस पर भी हम 10वें सवाल पर डिस्कशन करेंगे। इट्स टाइम फॉर ए डिस्कशन। अब चलते हैं हम पहले सवाल की ओर, जहां से हमने सवालों की श्रृंखला शुरू की थी। अब आपको चेक करना है कितने सवाल आपने किए, कौन सा गलत किया, क्यों गलत किया, ये पूरी की पूरी थ्योरी हम आपको बता देंगे। पहला सवाल हमने पूछा था, ध्यान से देखिए। पहले सवाल पर हमने पूछा कंसंट्रेट यूरिन के निर्माण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। सीधा सवाल पूछा, कारक वो बताना है आपको। तो इसके लिए एक होती है एंटी करंट प्रोसेस, प्रतिधारा क्रियाविधि। प्रतिधारा की क्रियाविधि ये किडनी के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इंटरस्टिशियल जो मूवमेंट है, जो लिखा हुआ है, किडनी के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ हाइपर ऑस्मोलरिटी बनाए रखना। इसका सही जवाब होगा बी। इसको लिखे देते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रतिधारा क्रियाविधि, प्रतिधारा क्रियाविधि अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। एक सवाल पर बड़ी लंबी थ्योरी है। इसके लिए आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स भी पढ़िएगा, बुक भी पढ़िएगा। और एक चीज बता दें, परासरण दाब मिडिल रीजन से बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। लिख लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यदि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होगा तो ये सवाल और अच्छे से बनेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मध्यांश के या मिडिल एरिया के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है।
और जैसे कि लगातार बढ़ता जाता है। और एक चीज़ और, इस पर सब पर ऑब्जेक्टिव बनता है। ये जो प्रवणता है, यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण, याद कर लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। अब पूरे ऑब्जेक्टिव हम नहीं पूछ पाए हैं। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनते हैं, इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा। आइए दूसरे सवाल पर, हीमोडायलिसिस वाला। इसका सही जवाब होगा दूसरे का, आरबीसी के उत्पादन में कमी हो जाती है। आपने देखा होगा, जिस आदमी की डायलिसिस होती है धीरे धीरे उसका खून घटता चला जाता है। बस ये सवाल था, क्या होता है। इट्स टाइम फॉर डिस्कशन में किडनी फेल होने पर जो होता है, किडनी फेल होने पर ब्लड में यूरिया एकत्रित हो जाएगा, यूरिया एकत्रित हो जाता है। पहली मोटी बात, किडनी फेल हुई, ब्लड में यूरिया आया, और वृक्क को या किडनी को नष्ट करने का एक बड़ा सेंटर बन गया। अब जब किडनी काम नहीं कर रही, यूरिया इकट्ठा हो गया, तो होता क्या है, रोगी की धमनी से, लिखिएगा ये पूरी डायलिसिस है, रोगी की धमनी से निकाल रहे हैं, रोगी की धमनी से ब्लड निकाल कर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी, मतलब थक्का न बनने पाए, क्लॉटिंग न हो पाए, थक्का रोधी मिलाकर सिस्टम में भेजा जाता है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम भेजा जाता है। हिपैरिन जैसा कोई पदार्थ मिलाते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, और जो मशीन लगा के रखते हैं उसमें भेजते हैं। इस इकाई में जहां भेजते हैं, इस इकाई में, यूनिट में, आप देखिएगा डायलिसिस करने वाले में कुंडलित सेलोफेन नली होती है, सेलोफेन नली होती है, और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है, और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजिनस बेस्ड माने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट
को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि आपको भी पढ़ना है, पूरा का पूरा हमारे ऊपर आश्रित मत करिए, आप भी खुद पढ़िए। हीमोलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस क्या है। प्लाज्मा के समान होता है छिद्रयुक्त सेलोफेन। अब वो नलिका की बात कर रहे हैं, ये कुंडली सेलोफेन नली होती है, छिद्रयुक्त होती है वो, छिद्रयुक्त सेलोफेन। से अणुओं का आवागमन, अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। भाई उसके ब्लड में क्या है, यूरिया है ज़्यादा। अब इधर जो है नाइट्रोजनस बेस्ड को, उससे यूरिया को निकालना है। उस यूरिया को जहाँ पर निकालना है वहाँ पर सांद्रता कम है, जो इसका ब्लड है उसमें यूरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर चली जाएगी, तो यूरिया बाहर आ जाएगी। अब जब ये छान लिया, ज़्यादा यूरिया निकाल लिया, तो यहीं से हार्ट को सप्लाई दे दी जाएगी। एक बार किसी भी बुक में हीमोडायलिसिस होगी, उसे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बच्चों, तीसरे सवाल की ओर चले। तीसरा सवाल था हमारा स्तंभ ए और स्तंभ 2 को मिलाने का, और इसका सही ऑप्शन होगा सीधा सीधा डी। एक को पकड़ लेते हैं कि इसका देखो, ए से चौथे को मिला लो। ग्लूकोसूरिया एक डिजीज है और इसमें ग्लूकोज, मूत्र में ग्लूकोज का हो। यदि इसको आपने मिला लिया, मूत्र में ग्लूकोज का की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं। बस एक को पकड़ लेना, बाकी सबके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। ये देख लो, ग्लूकोसूरिया को यहाँ मिला लिया, फिर बी से पहले को मिला लेना। ज्वाइंट्स में जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है, पेन, दर्द होता है, बहुत तेज सूजन हो जाती है, उसी को गाउट बोलते हैं। तो इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना, इस तरह से वृक्क की पथरी, किडनी में क्रिस्टलाइज साल्ट की पिंड, मिला लो। सी को कहाँ मिला रहे हैं, सी को हम दूसरे पर मिला रहे हैं। ये देखो, वृक्क की पथरी को किडनी में क्रिस्टलाइज, और वृक्कशोथ ग्लोमेरुलस में तकलीफ हो जाए, घाव हो जाए, प्रदाह करता, ये कहलाता है। एक सिंपल सा सवाल था ये। कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। इसका भी मिलान आप करिए गए तो चौथे सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि इसका सही जवाब होगा बी। कैसे बी होगा, फोर्थ को आपको ए से मिलाना है, तो फोर्थ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रॉक्सिमल में होती है। ऐसे मिला लोगे, काम हो जाएगा। फोर्थ को यहाँ मिलाना, बी को मिलाओगे तो बी मिल जाएगा, सी को मिलाओगे सी मिल जाएगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया लिखे रहना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है प्रॉक्सिमल वाले पार्ट में होती है, याद किए रहना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ लिख लो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्यों, आपको याद होगा जब हम कल किडनी पढ़ा रहे थे
तो ये एक ये रचना दिखाई दी। यही था बाउमैन्स कैप्सूल। फिर ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा और ऐसे जाकर के फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है, मतलब बाउमैन्स कैप्सूल के बिल्कुल पास वाला जो एरिया होता है प्रॉक्सिमल कहलाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है। बच्चों 5वां सवाल, इसमें ब्लड प्रेशर की कमी के कारण किसका मोचन होता है? कौन सी चीज? ब्लड प्रेशर यदि घट गया तो कौन सी ऐसी चीज है जो निकल जाए और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर दे या बढ़ा दे? सीधा सीधा ये है। हम इसका उत्तर आपको लिख करके स्पष्ट रूप से बता दें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। आरिकुलर नेट्रियूटेरिक कारक है, इसका जो सही जवाब है वो एट्रियल बी है। एट्रियल नेट्रियूटेरिक फैक्टर यहाँ पर काम करता है। होता क्या है ये यहाँ लिख रहे हैं। इसको शॉर्ट में एट्रियल न्यूट्रेरिक फैक्टर ANF लिखे देते हैं। एट्रियल न्यूट्रेरिक फैक्टर ब्लड प्रेशर व आयतन, ब्लड प्रेशर व वॉल्यूम कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। कम करने के लिए जिम्मेदार। सीधा उत्तर तो ये मिल गया कि आरिकुलर नेट्रियूटेरिक फैक्टर ब्लड प्रेशर व वॉल्यूम को कम करने के लिए जिम्मेदार। हार्ट की एक बात यहाँ ये भी जान लो, हार्ट की आरिकुलर बाल से, याद किए रहना, आर्किल की बाल यानी दीवार से ANF आरिकुलर न्यूट्रेरिक फैक्टर मुक्त होता है, दीवार से मुक्त होता है। कब मुक्त होता है? जब रुधिर दाब व आयतन बढ़ता है। जब रुधिर दाब व आयतन बढ़ता है। और इसमें जो नियमनकारी, जो रेगुलेट करने वाली प्रक्रिया, ये उसका विरोध भी करता है। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ने की, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में और विस्तार से आपको समझाएंगे। समय ज़्यादा हो चुका है इसलिए थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा। 6वां सवाल था, तो 6वें सवाल का सही जवाब निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? इसमें जो कथन उचित है 6वें में, उस 6वें के लिए जो उचित कथन है उसमें क्या आपको लगता है? हेनले लूप को अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। 6वें सवाल पर कि हेनले लूप को अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। इसका थोड़ा देख करके फिर उत्तर बताइए 6वें सवाल का। 6वें सवाल में इसका सही जवाब होगा हेनले लूप की एसेंडिंग आर्म। एसेंडिंग माने चढ़ता हुआ। जब यूरिन उस पर चढ़ता है तो वो जल का एब्जॉर्प्शन या जल उसके अंदर घुस नहीं सकता, यानी A ऑप्शन इसका सही होगा। आरोही भुजा जो होती है इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो कौन सा कथन उचित है इसको भी लिखना जरूरी है। 6वें सवाल को लिख देते हैं। हेनले लूप की अवरोही भुजा, हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म जल
जल के प्रति पारगम्य है। परंतु अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। एसेंडिंग, ये डिसेंडिंग की होगी। एसेंडिंग जो होती है, एसेंडिंग या चढ़ती हुई, जल के लिए अपारगम्य है। जल के लिए अपारगम्य है एवं अपघट्यों के लिए, एवं जरूर पढ़ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है क्योंकि थोड़ा सा धोखा होता है इसमें। एसेंडिंग जल के लिए अपारगम्य है एवं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्यों के लिए परमिएबल है, पारगम्य है। बच्चों, 7वां सवाल, इसका नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है, इसका सही जवाब होगा डी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट। रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, यहीं पर आयन का कंट्रोल भी होता है, यहीं से ब्लड प्रेशर का भी लेना देना होता है। इसको भी लिख देते हैं बाउमैन्स कैप्सूल से, बाउमैन्स कैप्सूल से। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, मतलब जो छन गया। समीपस्थ कुंडलित नलिका में, समीपस्थ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रवेश करता है। ठीक किया। कुछ चुनिंदा पदार्थों का अवशोषण होता है, अब इसके बाद सवाल ये पूछा था कि मैमल्स में कौन सी, नेफ्रॉन का अभाव है सोडियम के सक्रिय में अवशोषण का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट में ग्लोमेरुलस जैसे पहुंचा पदार्थों का अवशोषण, कुछ चुनिंदा पदार्थों का अवशोषण होता है। और इसमें रीएब्जॉर्प्शन में सक्रिय, और एक चीज और यहाँ लिख लीजिएगा, इसको भी पढ़िएगा। रीएब्जॉर्प्शन में एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्यूबुलर एपिथेलियम के पार होता है। इसको वो करिएगा। मैमल्स की कौन सी रुधिरवाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया का वहन करती है? 8वां सवाल है। 8वें में इसका सही जवाब होगा हेपेटिक वेन। इसका आपको चित्र याद रखना चाहिए। हेपेटिक वेन जो होती है, हेपेटिक वेन वो सबसे ज़्यादा यूरिया संधारित करती है। यूरिया का निर्माण पक्का है। यूरिया कहाँ बनेगा? यूरिया बनेगा लीवर में। लीवर में बनता है तो यकृत शिरा
रुधिर ऑक्सीजन के लिए यकृत से फेफड़ों को भेजती है। तो ये हिपैटिक वेन जो होती है, ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसको लंग की ओर भेजती है। कुल मिलाकर के आप इतना याद रखिए, यह हिपैटिक वेन होती है जो सबसे ज़्यादा यूरिया वहन करती है। 9वां सवाल है, और 9वां सवाल में सही जवाब है उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन अम्लीय होती है। 9वां सवाल, पोटेशियम और सोडियम में क्या होता है? 9वें सवाल का सही जवाब होगा हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से कहाँ मिलते हैं? निस्यंद से स्रावित होते हैं, इसीलिए यूरिन जो होता है वो अम्लीय होता है। ये 9वां सवाल, इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। 10वां और अंतिम सवाल इसको लिख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूरस्थ संबलित नलिका में सोडियम का रे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है? तो 10वें सवाल का सही जवाब होगा एल्डोस्टेरोन का यदि स्तर बढ़ जाता है तो सोडियम का रे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी करिएगा, इस पर भी डिस्कशन लिखते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी स्तर से निकलता है। याद कर लो, एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी स्तर से निकलता है। पहली बार। और जब ये एल्डोस्टेरोन ब्लड में रहता है, ब्लड में रहेगा एल्डोस्टेरोन, सभी सोडियम आयन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा सोख लिया जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी पर आपको भी मेहनत करनी, आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करिए, थ्योरी को संभालने की कोशिश करिए। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो जवाब नहीं बनेंगे। अब आपको ये बताना है कि जो आज हमने प्रश्न आपसे पूछे उसमें कितने प्रश्नों को आपने किया। टोटल 10 सवाल में 4 सवाल किया, 2 सवाल किया, 3 सवाल किया, कितने सवालों को आपने किया है ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और जब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तब हम सोचेंगे उसके बारे में कि कौन सी थ्योरी आपकी वीक है, तो फिर उसके लिए अगला सेशन करेंगे। आज रक्षाबंधन है, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आपने क्लास को अटेंड किया, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्लास कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, ये ज़रूर आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।